हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। आज के वीडियो में हम चैप्टर सॉल्यूशंस जो है उसका पार्ट 4 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 3 जो था उसमें हमने राउल्ट नियम देखा था, आदर्श अनादर्श विलयन जो था उसके बारे में और उसके प्रकार के बारे में और उसके एग्जांपल्स जो थे वो अपन ने पढ़े थे। इसके अलावा स्थिरक्वाथी मिश्रण यानी कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है वो क्या होते हैं उनके बारे में देखा था, उनके प्रकार के बारे में भी देखा था। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं उनके बारे में, कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में भी बातचीत करेंगे, यानी कि वो हम यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो इकाई आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उन्हें क्या कहा जाता है? अणुसंख्य गुणधर्म। यानी कि कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणों को क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। तो हम कह सकते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वो कणों की संख्या के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ओके। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वो निम्न प्रकार के हैं, और वो जो निम्न प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का अर्थ है कमी से। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का अर्थ है वृद्धि से। और तीसरा है हिमांक में अवनमन। और चौथा है परासरण दाब। तो यहाँ आज के वीडियो में हम जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन, इन दो गुणों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से तात्पर्य है कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर इस पात्र में शुद्ध विलायक जो है वो डाला गया है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं वो एक ए है। तो यहाँ पर जो शुद्ध विलायक है वो वाष्पशील है, उसके कणों की वाष्प बन रही है और इसी वाष्प के द्वारा इस पर वाष्प दाब जो है वो लगाया जाता है। लेकिन जैसे ही इस शुद्ध विलायक में हमने अवाष्पशील पदार्थ, विलेय पदार्थ जो है वो मिला दिया, फॉर एग्जांपल ये बी है। अवाष्पशील से तात्पर्य है कि जिनकी वाष्प जो है वो नहीं बनती है। तो जैसे ही हमने इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, अवाष्पशील पदार्थ मिलाते ही यहाँ हम देख सकते हैं कि वाष्पित होने वाले कणों की संख्या में क्या आ गई है? कमी आ गई है। जैसे ही वाष्पित कणों की संख्या में कमी आती है, वाष्प दाब भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कमी आ जाती है। आखिर क्यों आती है इसके बारे में देखते हैं। तो वाष्प दाब में कमी क्यों आती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वाष्पन है वो एक प्रकार की कौन सी क्रिया है? सतही क्रिया है। यानी कि वाष्पन जो है वो सतह से ही होता है, सतह के कणों का वाष्प जो है वो बनती जाती है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, अवाष्पशील पदार्थ मिलाते ही इसकी तुलना में इसमें सतही कणों की संख्या में क्या हो गई? कमी आ गई। यानी कि विलायक के कणों की संख्या में क्या आ गई? कमी आ गई। कमी आ गई तो वाष्पित होने वाले कण कम हुए और वाष्पन की क्रिया कम हुई, फलस्वरूप वाष्प दाब भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है और विलायक के जो सतही अणु होते हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। संख्या कम होते ही
वाष्पन की क्रिया भी कम होती है और वाष्प दाब भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तो जैसे हम इसके आधार पर एक ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने जल में चीनी या फिर ग्लूकोज मिला दिया, तो चीनी और ग्लूकोज जैसे ही हम मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि चीनी या ग्लूकोज जो है वो एक प्रकार का क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है। ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि राउल्ट का जो नियम होता है, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलय की मोलंस के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ हमारे पास एक तो विलायक A है और एक विलय क्या है, B है। तो A में हमने क्या मिला दिया, B मिला दिया, और B क्या है, अवाष्पशील है। तो यहाँ हम कह सकते हैं वाष्प केवल किसकी बनेगी, A की बनेगी, और B की वाष्प यहाँ नहीं बनती है। तो वाष्प दाब जो है वो केवल और केवल किसका काउंट किया जाएगा, विलायक यानी कि A का काउंट किया जाएगा। अब राउल्ट नियम जो है वो कहता है विलयन की वाष्प दाब जो है वो विलायक की मोलंस के समानुपाती होती है, क्योंकि यहाँ पर B जो है वो अवाष्पशील है, उसकी विलय नहीं, उसकी वाष्प जो है वो नहीं होती है, इस कारण वाष्प दाब भी नहीं होता। अतः B का यहाँ पर इसमें कोई रोल नहीं होता है, B का वाष्प दाब यहाँ काउंट नहीं किया जाता। ओके, उसके बाद में जैसा कि अभी हमने कहा था कि हमने अपने पास एक विलायक A है, उसमें हमने विलय पदार्थ क्या मिलाया है, B मिलाया है। तो विलयन का जो वाष्प दाब है यानी कि PS है वो समानुपाती हो गया किसके, विलय की मोल अंश के। ये विलय की मोल अंश के, समानुपाती चिन्ह हमने हटाया तो PS बराबर हो गया PA0 XA। ये आपके PA0 XA आ गया। ओके, अब हम जानते हैं कि दो अवयव हैं A और B, तो इनके मोल अंशों का योग क्या होगा, 1 होगा। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि XA बराबर हो गया 1 माइनस XB। ये XA की वैल्यू जो है वो यहाँ इस समीकरण में हम पुटअप करते हैं। तो जैसे ही XA की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप की तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला जो है वो प्राप्त हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर PS जो है वो क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। PA0 जो है वो क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और ये XB जो है वो विलय की मोल अंश कह सकते हैं। ओके, उसके बाद में आगे देखिए, यहाँ तक हमने देखा था कि PS बराबर ये है। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को हम खोल लेते हैं। PS बराबर हो गया PA0 माइनस PA0 XB। ओके, अब ये जो PS है इसको तो इधर पक्षांतरण कर लेते हैं और ये जो है इसको इधर पक्षांतरण कर लेते हैं। तो जैसे ही हम पक्षांतरण करते हैं तो अपने पास फॉर्मूला आ जाता है, अपने पास जो फॉर्मूला आता है वो होता है PA0 ओके सॉरी, अपने पास जो फॉर्मूला बनकर आता है वो फॉर्मूला कौन सा होता है, PA0 माइनस PS बराबर हो गया PA0 XB। ओके, अब यहाँ पर ये जो अंतर है यानी कि PA0 माइनस PS, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। यानी कि शुद्ध अवस्था में पहले वाष्प दाब जो था वो और अब विलयन का जो वाष्प दाब हुआ है वो, उनका अंतर जो है वही क्या कहलाता है, वाष्प दाब में अवनमन। यानी कि वाष्प दाब में कितनी कमी हुई है वो इस फॉर्मूले के आधार पर हम देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ बताता है। अब ये वाली जो वैल्यू है PA0, इसको हम यहाँ नीचे लाते हैं तो अपना नया फॉर्मूला तैयार होता है PA0 माइनस PS
बटा पी ए नोट बराबर हो गया एक्स बी। तो यहाँ पर यह जो वैल्यू है पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट, इसे हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ओके, तो ये वाली वैल्यू जो है उसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ये फॉर्मूला लास्ट जैसा अभी हमने निकाला है, ये इस तरीके से प्राप्त होता है पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट बराबर हो गया एक्स बी। ओके, ये वाली वैल्यू हम यहाँ नीचे लेके आए तो ये फॉर्मूला अपने पास बनकर तैयार हुआ। और यहाँ पर पी एस है, पी ए नोट है, ये वाली वैल्यू यहाँ बता रखी है कि पी एस क्या है, पी ए नोट क्या है। और ये जो पी ए नोट माइनस पी एस वाष्प दाब में अवनमन जैसा कि अभी बताया मैंने, और ये पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाती है। ओके, उसके बाद में आगे अब यहाँ पर पीछे हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो फॉर्मूला क्या था कि पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट बराबर है एक्स बी, जो अभी हमने पीछे निकाला। अब एक्स बी जो है वो बी के मोल अंश है, और मोल अंश की परिभाषा और फॉर्मूला हमने देखा था कि अवयव के मोल अंश बराबर होता है कि अवयव के मोल यानी कि बी के मोल बटा कुल मोल यानी कि ए प्लस बी के मोल। यहाँ n जो है वो मोलों की संख्या को बताता है, एन ए मतलब ए के मोल, एन बी मतलब बी के मोल। तो यहाँ एक्स बी की वैल्यू जो है वो कितनी आई है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये मैंने यहाँ नोट डाउन कर दी। ओके, उसके बाद में जैसे ही ये एक्स बी की वैल्यू हम यहाँ नोट डाउन करते हैं तो यहाँ अपना फॉर्मूला आ जाता है पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट बराबर हो गया एक्स बी की जगह हम रख देते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ओके, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट अप कर दी जो मैंने ये बताई। ओके, अब विलयन अगर तनु होता है तो विलय की मात्रा वहाँ पर क्या मानी जाती है, नगण्य मानी जाती है। तो बी के मोल जो होते हैं वो एन ए की तुलना में क्या हो जाते हैं, नगण्य हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर एन बी की वैल्यू जो है उसको नगण्य मान लेते हैं, और अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट बराबर करके हम लिखेंगे, ऊपर एन बी है वो एन बी रहेगा, अपॉन एन ए जो है वो एन ए रहेगा। एन बी को हमने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया, यानी कि ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर बना लिया। ओके, फिर यहाँ तक हम पहुँच गए थे एक्स बी की वैल्यू रखकर। अब जैसा कि हम जानते हैं एन ए बराबर है ए के मोल और एन बी बराबर है बी के मोल, और मोल का सूत्र मैंने बताया था, मोल बराबर होते हैं ग्राम में मात्रा अपॉन मोलिकुलर वेट यानी कि अणुभार। तो ए है तो ए की ग्राम में मात्रा हो गया डब्ल्यू ए, डब्ल्यू वेट को इंडिकेट करता है, और नीचे हो गया एम ए, एम मतलब मोलिकुलर वेट यानी कि अणु भार। ओके, ठीक इसी तरीके से एन बी की वैल्यू हो गई डब्ल्यू बी यानी कि बी का अणु भार अपॉन एम बी यानी कि एम बी बी का अणु भार। ओके, ये वाली वैल्यू और एन बी की ये वाली वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू जो है जो पीछे हमने फॉर्मूला निकाला था यानी कि ये वाला फॉर्मूला, इसमें हम पुटअप करते हैं तो पुटअप करने पर अपने पास ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर आ जाता है। किस तरीके से आता है देखिए, पी ए नोट माइनस पी एस जो फॉर्मूला था, पी ए नोट बराबर एक्स बी बराबर था एन ए अपॉन एन बी। तो एन ए और एन बी के मान हम यहाँ रखते हैं। तो सबसे पहले एन बी का मान, एन बी का मान है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ओके,
और अपॉन है Na, तो Na की वैल्यू क्या हो जाती है, इंटू WA इंटू MB। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का हम निकाल सकते हैं, जिस आधार पर हम विलेय का अणुभार, विलेय की मात्रा, ये सारी चीज़ें हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, यानी कि ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो इस तरीके से हम वाष्प दाब में अवनमन जो है उसका ये फॉर्मूला जो है वो पुटअप करके यहाँ पर निकाल सकते हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें हमने डिटेल से देखी है और हर एक चीज़ जैसे WB है, MA है, WA है, MB है, ये क्या होती है ये भी हमने विस्तार से बताई थी। और इसके अलावा PA नोट है, PS है, PA नोट है, ये सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पर विस्तार से देखी है। ओके, उसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी हम शुरू करते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन यानी कि क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। उससे पहले हम देखते हैं कि क्वथनांक आखिर क्या होता है। क्वथनांक से तात्पर्य है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को ही हम क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 373.15 केल्विन होता है। तो इस तरीके से क्वथनांक की परिभाषा हम बता सकते हैं। अब अपना जो टॉपिक है उस पर चलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो वाष्प दाब कम हुआ है, इसे वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए विलयन को और अधिक ताप दिया जाता है। तो तापमान में ये जो वृद्धि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और वाष्प दाब में ये जो कमी है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए हमें अतिरिक्त ताप देना पड़ता है, और इस अतिरिक्त ताप में जो वृद्धि होती है वही क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्वथनांक में उन्नयन जो है उसका फॉर्मूला देखते हैं। क्वथनांक में उन्नयन यानी कि विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो विलयन का जो क्वथनांक में उन्नयन जो है उसको हम शो कर रहे हैं डेल्टा TB से, और विलयन का क्वथनांक हो गया TB और माइनस हो गया शुद्ध विलायक का यानी कि TB नोट। ओके, तो इन दोनों को हम इस तरीके से यहाँ पर बता सकते हैं। अब यहाँ हम जानते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो यहाँ इसी को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोललता के समानुपाती होता है। यानी कि क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती हो गया, मोललता के समानुपाती हो गया। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से बता सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB होता है, समानुपाती मतलब स्मॉल m यानी कि मोललता, स्मॉल m मोललता को शो करता है, जहां हमने लिख भी रखा है m बराबर विलयन की मोललता हो गई, Kb बराबर हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम मोललता के बारे में जानने से पहले डेल्टा TB बराबर KBm, यहाँ पर Kb जो है उसको क्या कहा जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और यहाँ यदि हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला Kb बराबर हो गया डेल्टा TB अपॉन m, और TB ये है आपके टेम्परेचर का इकाई होती है केल्विन, और मोललता की इकाई हमने देखी थी मोल प्रति kg, मोल प्रति kg। तो इस प्रकार से इसको लेकर हम इसकी यूनिट जो है वो क्या बता सकते हैं, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये वाली जो यूनिट है वो किसकी हो जाती है, Kb की हो जाती है। तो Kb की यूनिट क्या होगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ओके, उसके बाद में आगे
जैसा कि अभी हमने कहा कि क्वथनांक में उन्नयन जो है उसमें ये रिलेशन हमने बताया कि मोललता के क्या होता है, समानुपाती। डेल्टा टी बी बराबर हो गया के बी एम, और मोललता बराबर क्या होती है, विलय के मोल अपॉन विलायक का भार किसमें, केजी में। यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के जो मोलों की संख्या होती है उसे हम किससे शो करते हैं, मोललता से शो करते हैं। तो मोललता का यदि फॉर्मूला हम निकालें तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, मोललता बराबर यानी कि m बराबर WB विलय का भार है इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। यहाँ WB MB जो है वो विलय की ग्राम में मात्रा होगी और MB जो है वो विलय का क्या हो गया, अणुभार हो गया, और WA जो है वो विलायक का भार है, और ये विलायक का भार जो है वो किस में है, ग्राम में है। ओके, यहाँ हमने ऊपर 1000 इसलिए लगाया है कि विलायक का भार किस में ले रखा है, ग्राम में ले रखा है। यदि विलायक का भार किलोग्राम में हो तो यहाँ 1000 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमने ये डाला है। अब यहाँ पर मोललता का फॉर्मूला ये हमने निकाल लिया। अब ये जो मोललता का फॉर्मूला है ये उपरोक्त फॉर्मूले में यानी कि इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी बराबर हो गया के बी, और m की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी यानी कि डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए, और ये वाली राशि किस में हो गई, ग्राम में। तो इस तरीके से टीबी का फॉर्मूला हमने ये यहाँ पर निकाला, यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पर हमने निकाला। तो इस फॉर्मूले में डेल्टा टीबी बराबर क्वथनांक में उन्नयन हो गया, डब्ल्यू ए बराबर विलायक का भार हो गया, डब्ल्यू बी बराबर विलय का भार हो गया, और एम बी बराबर हो गया विलय का अणुभार। तो एक तो फॉर्मूला अपने पास ये हो जाता है। अब यदि हमें विलय का अणुभार निकालना हो तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, यानी कि इसी फॉर्मूले से, यानी कि ये वाला फॉर्मूला जो है उससे निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, एम बी बराबर हो गया के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ये वाली जो वैल्यू है वो किस में आ गई, ग्राम में आ गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एम बी का मान जो है यानी कि विलय का अणुभार जो है वो भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से यह क्वथनांक में उन्नयन के अंदर जो रिलेशन होता है यानी कि मोललता के जो समानुपाती होते हैं उसको हम इस प्रकार डेरिवेशंस के थ्रू समझ सकते हैं, और इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्वथनांक में उन्नयन जो है उसका मान भी निकाल सकते हैं, और विलय का जो अणुभार है वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए क्वथनांक में उन्नयन जो है उसको दर्शाने वाला ये जो ग्राफ है उस ग्राफ को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने अभी कहा था कि यदि अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कैसे आती है उसको मैं पहले एक वक्र यानी कि ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये एक ग्राफ हम ले रहे हैं, यहाँ मैंने लिया है इस साइड में वाष्प दाब, ओके, और इस साइड में मैंने ले लिया ताप, टेम्परेचर। अब यहाँ पर सबसे पहले विलायक शुद्ध अवस्था में है, तो शुद्ध विलायक के लिए वाष्प दाब और ताप में इस प्रकार का रिलेशन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो ताप है जिसे हम टीबी नोट से शो कर रहे हैं, यह इस विलायक का क्या हो गया, क्वथनांक हो गया, यानी कि टीबी नोट। ओके, और ये यहाँ पर वायुमंडलीय दाब हो गया एटीएम, एक एटीएम यानी कि एक वायुमंडलीय दाब। ओके, और ये वाला वक्र जो है वो किसके लिए है, विलायक के लिए है। ओके, अब जैसे ही हम इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो जो विलयन बनता है उस विलयन का वक्र जो है वाष्प दाब और ताप के बीच में कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं कि इसी ताप पर ये जो वाष्प दाब था, इस वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी हो गई, यानी कि वाष्प दाब ये हो गया। तो पहले वाष्प दाब यहाँ पर था, मान लिया इसको PA से इंडिकेट करते हैं और इसको
PA0 से इंडिकेट, ये डैश से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाष्प दाब में कमी आई है इसको तो हमने कहा वाष्प दाब में अवनमन। अब यहाँ पर इस वाष्प दाब में जो कमी हुई है, इस कमी को वापस वायुमंडलीय दाब के बराबर यानी कि यहाँ तक लाने के लिए इसके तापमान में क्या करनी पड़ती है, वृद्धि करनी पड़ती है, और ये तापमान है आपके TB। तो तापमान में ये जो वृद्धि हुई है यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर ये दाब लाने के लिए तापमान में जो हमने वृद्धि की है, इसका अंतर जो है वही क्या कहलाता है, डेल्टा TB कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ हमने कह दिया कि डेल्टा TB की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, TB माइनस TB0। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर बता सकते हैं। इस तरीके से हमने क्वथनांक में उन्नयन के बारे में देखा। ये वाला वक्र विलयन के लिए हो जाता है। ओके, तो इसको हम इसमें भी वापस देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये वक्र हो गया वाष्प दाब और ताप के बीच में। ये वाली जो लाइन है जैसा कि मैंने अभी समझाया था आपको, ये विलायक के लिए है। तो विलायक के लिए यहाँ एक वायुमंडलीय दाब पर इसका क्वथनांक है TB0। ओके, और जैसे ही हमने इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो जो विलयन बना उस विलयन का वक्र कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यह जो वाष्प दाब था वो घटकर पहुँच गया यहाँ पर, यानी कि वाष्प दाब में क्या आई है, कमी आई है। तो ये जो वाष्प दाब में कमी आई है इसको वापस वायुमंडलीय दाब के बराबर यानी कि यहाँ तक लाने के लिए तापमान देना पड़ता है, इसे हम TB कहते हैं। तो ये जो तापमान में वृद्धि हुई है यानी कि ये वाला अंतर जो है वो क्या कहलाता है, डेल्टा TB कहलाता है। तो इस तरीके से हम क्वथनांक में उन्नयन जो है उसको बता सकते हैं। ओके, तो इस आज के वीडियो में हमने क्वथनांक में उन्नयन के बारे में डिटेल से देखा। इसके अलावा हमने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी देखा। थैंक यू।